मेरे प्यारे अहले खाना नमस्कार। मन की बात के अगस्त एपिसोड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत खैर मकदम है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा हुआ हो कि सावन के महीने में दो दो बार मन की बात का प्रोग्राम हुआ, लेकिन इस बार ऐसा ही हो रहा है। सावन यानी महाशिव का महीना, खुशी और जश्न का महीना। चंद्रयान की कामयाबी ने इस जश्न के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चांद पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो रहा है। ये कामयाबी इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी बात की जाए वो कम है। आज जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो एक पुरानी मेरी नज्म के कुछ मिसरे याद आ रहे हैं। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। मेरे अहले खाना, 23 अगस्त को हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तान के चंद्रयान ने यह साबित कर दिया है कि अज़्म के कुछ सूरज चांद पर भी तुलू होते हैं। मिशन चंद्रयान न हिंदुस्तान की उस स्पिरिट की अलामत बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पहलू ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ खासतौर पर बात करना चाहता हूं। आपको याद होगा, इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट को कौमी सरिश्त की शक्ल में ताकतवर बनाना है। जहां खवातीन कुव्वत की अहलियत जुड़ती है, वहां नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान का मिशन चंद्रयान खवातीन कुव्वत की भी जिंदा मिसाल है। इस पूरे मिशन में मुताद्दिद वुमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स राज तौर पर जुड़ी रही हैं। उन्होंने अलग अलग सिस्टम्स की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। हिंदुस्तान की बेटियां अब लामहदूद समझे जाने वाले खला को भी चैलेंज दे रही हैं। किसी मुल्क की बेटियां जब इतनी पुरअज़्म हो जाएं तो उसे उस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनने से भला कौन रोक सकता है। साथियों, हमने इतनी ऊंची उड़ान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे ख्वाब भी बड़े हैं और हमारी कोशिशें भी बड़ी हैं। चंद्रयान-3 की कामयाबी में हमारे साइंसदानों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स का भी अहम किरदार रहा है। तमाम पार्ट्स और तकनीकी ज़रूरतों को पूरा करने में कितने ही अहले वतन ने ताउन दिया है। जब सबकी कोशिश शामिल हुई तो कामयाबी भी मिली। यही चंद्रयान-3 की सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबकी कोशिश से ऐसी ही बेशुमार कामयाबियां हासिल करेगा। मेरे अहले खाना, सितंबर का महीना हिंदुस्तान की अहलियत का गवाह बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर्स समिट के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है। इस इनकाद में हिस्सा लेने के लिए 40 मुल्कों की सरबराहान मुमलिकत और मुतादिद ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रही हैं। G20 समिट की तारीख में अब तक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान हिंदुस्तान ने G20 को और ज़्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। हिंदुस्तान की दावत पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज़ दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में हिंदुस्तान को G20 की सदारत मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें फख्र से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े प्रोग्रामों की रिवायत से हटकर हम इसे मुल्क के अलग अलग शहरों में ले गए। मुल्क के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 मीटिंगों का इनेकाद किया गया। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। ये डेलीगेट्स हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही मुतासिर हुए। इन्हें यह भी एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में कितने सारे इम्कानात हैं। साथियों, G20 की हमारी प्रेसिडेंसी पीपल्स प्रेसिडेंसी है जिसमें अवामी शराकतदारी का जज्बा सबसे आगे है। G20 के जो 11 एंगेजमेंट ग्रुप थे, इनमें एकेडमिया, सिविल सोसाइटी, नौजवान, खवातीन, हमारे मेंबरान पार्लियामेंट, इंटरप्रेन्योर्स और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने अहम किरदार निभाया। इसे लेकर मुल्क भर में जो इनकाद हो रहे हैं, इनसे किसी न किसी तौर से 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हैं। अवामी शराकतदारी की हमारी इस कोशिश में एक ही नहीं बल्कि 2 आलमी रिकॉर्ड भी बन गए हैं।
वाराणसी में हुई G20 क्विज में 800 स्कूलों के 1.25 लाख स्टूडेंट्स की हिस्सेदारी एक नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। वहीं लंबानी कारीगरों ने भी कमाल कर दिया। 450 कारीगरों ने करीब 1800 यूनिक पैचेस का हैरत अंगेज कलेक्शन बनाकर अपने हुनर और क्राफ्ट्समैनशिप का सबूत दिया है। G20 में आए सभी नुमाइंदे हमारे मुल्क की आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी को देखकर भी बहुत हैरान हुए। ऐसा एक शानदार प्रोग्राम सूरत में मुनक्किद किया गया। वहां हुए साड़ी वाकाथॉन में 15 रियासतों की 15,000 ख्वातीन ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिला ही, वोकल फॉर लोकल को भी ताकत मिली और लोकल के लिए ग्लोबल होने का रास्ता भी बना। श्रीनगर में G20 की मीटिंग के बाद कश्मीर के सयाहों की तादाद में भारी इजाफा देखा जा रहा है। मैं सभी हमवतनों को कहूंगा कि आइए मिलकर G20 इजलास को कामयाब बनाएं, मुल्क का वक़ार बढ़ाएं। मेरे अहले खाना, मन की बात के एपिसोड में हम अपनी नौजवान नस्ल की अहलियत की बात अक्सर करते रहते हैं। आज खेलकूद एक ऐसा शोबा है जहां हमारे नौजवान लगातार नई कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहां हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने मुल्क का परचम लहराया है। कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार हिंदुस्तान की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कुल 26 मेडल जीते, जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं, इनमें जीते गए सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये तादाद 18 तक ही पहुंचती है। इतनी दहाइयों में सिर्फ 18, जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए। इसलिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीतने वाले कुछ नौजवान खिलाड़ी तलबा इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूं, यूपी की रहने वाली प्रगति ने आर्चरी में मेडल जीता है। आसाम के रहने वाले अमलान ने एथलेटिक्स में मेडल जीता है। यूपी की रहने वाली प्रियंका ने रेस वॉक में मेडल जीता है। महाराष्ट्र की रहने वाली अभिदन्या ने शूटिंग में मेडल जीता है। मेरे प्यारे युवा खिलाड़ियों, नमस्कार। नमस्ते सर। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले भारत की यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्ट की गई टीम, आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने प्रदर्शन से हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रगति, मैं इस बातचीत की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि 2 मेडल जीतने के बाद आप जब यहाँ से गई, तब ये सोचा था क्या, और इतना बड़ा विजय प्राप्त किया तो महसूस क्या हो रहा है? तो बहुत प्राउड फील कर रही थी मैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश का झंडा इतना ऊंचा लहरा के आई हूँ कि एक बार तो ठीक है गोल्ड फाइट में पहुंचे थे, उसको लूज किया था तो रिग्रेट हो रहा था, पर दूसरी बार यही था दिमाग में कि अब कुछ हो जाए, ये इसको नीचे नहीं जाने देना है, इसको हर हाल में सबसे ऊंचा लहरा के ही आना है। जब हम फाइट को लास्ट में जीते थे तो वहीं पोडियम पे हम लोग ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वो मोमेंट बहुत अच्छा था। इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब हिसाब नहीं था उसका। प्रगति, आपको तो फिजिकली बहुत बड़े प्रॉब्लम आए थे, उसमें से आप उभर करके आई। ये अपने आप में देश के नौजवानों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है। क्या हुआ था आपको? सर 5 मई 2020 में मुझे सर ब्रेन हैमरेज हुआ था। मैं वेंटिलेटर पे थी। कुछ कंफर्मेशन नहीं थी कि मैं बचूंगी कि नहीं, और बची तो कैसे बचूंगी, बट इतना था कि हाँ मुझे अंदर से हिम्मत थी कि मैंने जाना है, वापस ग्राउंड पर खड़े होना है, एरो चलाने हैं। मेरे को मेरी जिंदगी बचाई है जो सबसे बड़ा हाथ भगवान का, उसके बाद डॉक्टर का, फिर आर्चरी का। हमारे साथ अम्लान भी हैं। अम्लान, जरा बताइए, आपकी एथलेटिक के प्रति इतनी ज्यादा रुचि कैसे डेवलप की? जी नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सर एथलेटिक्स के प्रति तो पहले उतनी रुचि नहीं थी, पहले हम फुटबॉल में थे ज़्यादा। बट जैसे जैसे मेरे भाई का एक दोस्त है तो उन्होंने मेरे को बोला कि अम्लान तुम्हें एथलेटिक्स में कंपटीशन में जाना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो पहला जब मैंने स्टेट मीट खेला तो मैं हार गया उसमें। तो वो हार मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ऐसे करते करते हम एथलेटिक्स में आ गया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे अभी मज़ा आने लग रहा है, तो ऐसे ही मेरा रुचि बढ़ गया।
अम्लान जरा बताइए, ज्यादातर प्रैक्टिस कहाँ की? ज़्यादातर मैंने हैदराबाद में प्रैक्टिस की है, साई रेड्डी सर के अंदर। फिर उसके बाद में भुवनेश्वर में शिफ्ट हो गया, तो उधर से मेरा प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ सर। अच्छा, हमारे साथ प्रियंका भी है। प्रियंका, आप 20 किलोमीटर रेस वॉक टीम का हिस्सा थी। सारा देश आज आपको सुन रहा है और वे इस स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। आप ये बताइए कि इसके लिए किस तरह की स्किल की जरूरत होती है और आपकी कैरियर कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंची? मेरे जैसे इवेंट में मतलब काफी टफ है, क्योंकि हमारे 5 जज खड़े होते हैं। अगर हम भाग भी लिए तो भी वो हमें निकाल देंगे, या फिर थोड़ा रोड से अगर हम उठ जाते हैं, जंप आ जाती है तो भी वो हमें निकाल देते हैं, या फिर हमने नी बैंड किया तो भी हमें निकाल देते हैं। और मेरे को तो वार्निंग भी 2 आ गई थी। उसके बाद मैंने अपनी स्पीड पे इतना कंट्रोल किया कि कहीं ना कहीं मुझे टीम मेडल तो एटलीस्ट यहाँ से जीतना ही है, क्योंकि हम देश के लिए यहाँ पे आए हैं और हमें खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना है। और पिताजी भाई वगैरह सब ठीक है? हाँ जी सर, सब बढ़िया है। मैं तो सबको बताती हूँ कि आप मतलब इतना मोटिवेट करते हैं हम लोग को। सच में सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जैसे खेल्स को इंडिया में इतना पूछा भी नहीं जाता, लेकिन अब इतना सपोर्ट मिल रहा है ना इस गेम में भी। मतलब हम ट्वीट भी देख रहे हैं कि हर कोई ट्वीट कर रहा है कि हमने इतने मेडल जीते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है कि ओलंपिक्स की तरह इसको भी इतना बढ़ावा मिल रहा है। चलिए प्रियंका, मेरी तरफ से बधाई है, आपने बड़ा नाम रोशन किया है। आइए हम अभिदन्य से बात करते हैं। नमस्ते सर। बताइए अपने विषय में। सर मैं प्रॉपर कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं शूटिंग में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों इवेंट करती हूँ। मेरे माता पिता दोनों एक हाई स्कूल टीचर है, तो मैंने 2015 में शूटिंग स्टार्ट किया। जब मैंने शूटिंग स्टार्ट किया तब उधर कोल्हापुर में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। बस से ट्रैवल करके पेट वडगांव से कोल्हापुर जाने के लिए 1.5 घंटा लगता है, तो वापस आने के लिए 1.5 घंटा और 4 घंटे की ट्रेनिंग। तो ऐसे 6-7 घंटे तो आने जाने में और ट्रेनिंग में जाते थे, तो मेरी स्कूल भी मिस होती थी। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि बेटा एक काम करो, हम आपको सैटरडे संडे को लेके जाएंगे शूटिंग रेंज के लिए, और बाकी टाइम आप दूसरे गेम्स करो। तो मैं बहुत सारे गेम्स करती थी बचपन में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को दोनों को खेल में काफी रुचि थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। फाइनेंशियल सपोर्ट उतना नहीं था और उतनी जानकारी भी नहीं थी। इसलिए मेरी माताजी का बड़ा सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना चाहिए और फिर देश के लिए मेडल भी जीतना चाहिए। तो मैं उनकी ड्रीम कंप्लीट करने के लिए बचपन से काफी खेलकूद में रुचि लेती थी। और फिर मैंने ताइक्वांडो भी किया है, उसमें भी ब्लैक बेल्ट हूँ, और बॉक्सिंग, जूडो और फेंसिंग और डिस्कस थ्रो, ऐसे बहुत सारे गेम करके फिर मैं 2015 में शूटिंग में आ गई। फिर 2-3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, और फर्स्ट टाइम मेरा यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए मलेशिया सिलेक्शन हो गया, और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो उधर से एक्चुअली मुझे पुश मिला। फिर मेरे स्कूल ने मेरे लिए एक शूटिंग रेंज बनवाई, फिर मैं उधर ट्रेनिंग करती थी, और फिर उन्होंने मुझे पुणे भेज दिया ट्रेनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे गगन नारंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, गन फॉर ग्लोरी, तो मैं उसी के अंडर ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। गगन सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया और मेरे गेम के लिए बढ़ावा दिया। अच्छा, आप चारों में से कुछ कहना चाहते हो तो मैं सुनना चाहूंगा। प्रगति हो, अम्लान हो, प्रियंका हो, अभिदन्या हो, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं तो मैं जरूर सुनूंगा। सर मेरा एक सवाल है सर। जी। आपको सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा लगता है सर? खेल की दुनिया में भारत को बहुत खिलना चाहिए और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत बढ़ावा दे रहा हूं। लेकिन हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, ये हमारी धरती से जुड़े हुए खेल हैं। इसमें तो हमने कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि आर्चरी में हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, शूटिंग में अच्छा कर रहे हैं, और दूसरा मैं देख रहा हूं कि हमारे यूथ में और इवन परिवारों में भी खेल के प्रति अब पहले जो भाव था वो नहीं है। पहले तो बच्चा खेलने जाता था रोकते थे, अब बहुत बड़ा वक्त बदला है। और आप लोगों ने जो सक्सेस लेते आ रहे हैं ना, वो सभी परिवारों को मोटिवेट करती है। हर खेल में जहां भी हमारे बच्चे जा रहे हैं, कुछ न कुछ देश के लिए करके आते हैं, और ये खबरें आज देश में प्रमुखता से दिखाई भी जाती हैं, बताई जाती हैं, और
स्कूल कॉलेज में चर्चा में भी रहती है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद सर। सर। धन्यवाद जी। नमस्कार। मेरे अहले खाना, इस बार 15 अगस्त के दौरान मुल्क ने सबका प्रयास की अहलियत देखी। सभी अहले वतन की काविश ने हर घर तिरंगा अभियान को हकीकत में हर मन तिरंगा अभियान बना दिया। इस मुहिम के दौरान कई रिकॉर्ड भी बनी। अहले वतन ने करोड़ों की तादाद में तिरंगे खरीदे। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस के जरिए करीब 1.5 करोड़ तिरंगे बेचे गए। इससे हमारी मेहनतकशों की, बुनकरों की और खासकर खवातीन की सैकड़ों करोड़ रुपए की आमदनी भी हुई है। तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी इस बार अहले वतन ने नया रिकॉर्ड बना दिया। पिछले साल 15 अगस्त तक करीब 5 करोड़ अहले वतन ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। इस साल ये तादाद 10 करोड़ को भी पार कर गई है। साथियों, इस वक्त मुल्क में मेरी माटी मेरा देश, हुब्बुल वतनी के जज्बे को बेदार करने वाली मुहिम जोरों पर है। सितंबर के महीने में मुल्क के गांव-गांव में हर घर से मिट्टी जमा करने की मुहिम चलेगी। मुल्क की पाक मिट्टी हजारों अमृत कलश में जमा की जाएगी। अक्टूबर के आखिर में हजारों अमृत कलश यात्रा के साथ मुल्क की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। इस मिट्टी से ही दिल्ली में अमृत वाटिका की तामीर होगी। मुझे यकीन है हर अहले वतन की कोशिश इस मुहिम को भी कामयाब बनाएगी। मेरे अहले खाना, इस बार मुझे कई खत संस्कृत जबान में मिले हैं। इसकी वजह यह है कि सावन महीने की पूर्णिमा इस तारीख को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है। सर्वभ्य विश्व संस्कृत दिवस्य हार्दिक शुभकामना। आप सभी को आलमी यौम संस्कृत की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सब जानते हैं कि संस्कृत दुनिया की सबसे कदीम जबानों में से एक है। इसे कई जदीद जबानों की माँ भी कहा जाता है। संस्कृत अपनी कदामत के साथ साथ अपनी इल्मियत और कवायद के लिए भी जानी जाती है। हिंदुस्तान का कितना ही कदीम इल्म हजारों बरसों तक संस्कृत जबान में ही महफूज किया गया है। योग, आयुर्वेद और फिलॉसफी जैसे मौजूआत पर रिसर्च करने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा संस्कृत सीख रहे हैं। कई इदारे भी इस समत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन, संस्कृत फॉर योग, संस्कृत फॉर आयुर्वेदा और संस्कृत फॉर बुद्धिज्म जैसे कई कोर्स करवाता है। संस्कृत भारतीय लोगों को संस्कृत सिखाने की मुहिम चलाती है। इसमें आप 10 दिन के संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज लोगों में संस्कृत को लेकर बेदारी और फख्र का एहसास बढ़ा है। इसके पीछे गुज़िश्ता बरसों में मुल्क का खास ताउन भी है। जैसे 3 संस्कृत डीम यूनिवर्सिटीज़ को 2020 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाया गया। अलग अलग शहरों में संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ के कई कॉलेज और इदारे भी चल रहे हैं। IITs और IIMs जैसे इदारों में संस्कृत केंद्र काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। साथियों, अक्सर आपने एक बात ज़रूर महसूस की होगी, जड़ों से जुड़ने की, हमारी तहजीब से जुड़ने की हमारी रिवायत का बहुत बड़ा कवी ज़रिया होती है, हमारी मादरी ज़बान। जब हम अपनी मादरी ज़बान से जुड़ते हैं तो हम आसानी से अपनी सकाफत से जुड़ जाते हैं, अपने संस्कारों से जुड़ जाते हैं, अपनी परंपरा से जुड़ जाते हैं, अपने मामूलात के इफ्तिखार से जुड़ जाते हैं। ऐसे हिंदुस्तान की एक और मादरी ज़बान है पुरफ्तिखार तेलुगु ज़बान। 29 अगस्त तेलुगु डे मनाया जाएगा। अंदरिकी तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। आप सभी को तेलुगु डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। तेलुगु ज़बान के अदब और विरासत में भारतीय सकाफत की कई बेशकीमती हीरे छुपे हैं। तेलुगु की इस विरासत का फ़ायदा पूरे मुल्क को मिले, इसके लिए कई कोशिशें भी की जा रही हैं। मेरे अहले खाना, मन की बात के कई एपिसोड में हमने टूरिज्म पर बात की है। चीज़ों या मकामात को बिलमुशाफा खुद देखना, समझना और कुछ पल इनको जीना एक अलग ही एहसास देता है। कोई समंदर का कितना ही तस्करा कर दे, लेकिन हम समंदर को देखे बगैर उसकी वुसअत महसूस नहीं कर सकते। कोई हिमालय का कितना ही जिक्र कर दे, लेकिन हम हिमालय को देखे बगैर उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसलिए ही मैं अक्सर आप सभी से अपील करता हूं कि जब मौका मिले हमें अपने मुल्क की ब्यूटी, अपने मुल्क की डाइवर्सिटी, इसे ज़रूर देखने जाना चाहिए। अक्सर हम एक और बात भी देखते हैं, हम भले ही दुनिया का कोना कोना छान लें, लेकिन अपने ही शहर या सूबे की कई बेहतरीन जगहों और चीज़ों से अनजान होते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने शहर की ही तारीखी मकामात के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। ऐसा ही कुछ धनपाल जी के साथ हुआ। धनपाल जी मैंगलोर के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ड्राइवर का काम करते थे। करीब 17 साल पहले उन्हें साइट सीइंग विंग में जिम्मेदारी मिली थी। इसे अब लोग मैंगलोर दर्शनी के नाम से जानते हैं। धनपाल जी सयाहों को शहर के अलग अलग सियाहती मकाम पर ले जाया करते थे। ऐसे ही एक ट्रिप पर किसी टूरिस्ट ने उनसे पूछ लिया, मैंगलोर में टैंक को सेंकी टैंक क्यों कहा जाता है। उन्हें बहुत ही खराब लगा कि उन्हें इसका जवाब पता नहीं था। ऐसे में उन्होंने खुद की जानकारी बढ़ाने पर फोकस किया। अपनी विरासत को जानने के इस जुनून में उन्हें मुतादिद पत्थर मिले और कतबे मिले। इस काम में धनपाल जी का मन ऐसा लगा कि उन्होंने एपिग्राफी यानी कतबों से मुतालिक सब्जेक्ट में डिप्लोमा भी कर लिया। हालांकि अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बेंगलुरु की तारीख खंगालने का उनका शौक अब भी बरकरार है। साथियों, मुझे ब्रायन डी खारपरन के बारे में बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। ये मेघालय के रहने वाले हैं और इनकी स्पेलियोलॉजी में हैरत अंगेज दिलचस्पी है। आसान जबान में कहा जाए तो इसका मतलब है गुफाओं का मुताला। बरसों पहले इनमें ये इंटरेस्ट तब जगा जब उन्होंने कई स्टोरी बुक्स पढ़ी। 1964 में उन्होंने एक स्कूली तालिब इल्म की शक्ल में अपना पहला एक्सप्लोरेशन किया। 1990 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक एसोसिएशन का क़याम किया और इसके ज़रिए मेघालय की अनजान गुफाओं के बारे में पता लगाना शुरू किया। देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम के साथ मेघालय की 1700 से ज़्यादा गुफाओं की खोज कर डाली और रियासत को वर्ल्ड के मैप पर ला दिया। हिंदुस्तान की सबसे लंबी और गहरी गुफाओं में से कुछ मेघालय में मौजूद हैं। ब्रायन जी और उनकी टीम ने केव फौना यानी गुफा के इन चरिंदों परिंद को भी डॉक्यूमेंट किया है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। मैं इस पूरी टीम की कोशिशों की तारीफ करता हूँ। साथ ही मेरी ये अपील भी है कि आप मेघालय की गुफाओं में घूमने का प्लान ज़रूर बनाएं। मेरे अहले खाना, आप सभी जानते हैं कि डेयरी सेक्टर हमारे मुल्क के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर में से एक है। हमारी माँओं और बहनों की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लाने में तो इसका बहुत अहम किरदार रहा है। कुछ ही दिनों पहले मुझे गुजरात की बनास डेयरी के एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव के बारे में जानकारी मिली। बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी मानी जाती है। यहाँ हर रोज़ औसतन 75 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद इसे दूसरी रियासतों में भी भेजा जाता है। दूसरी रियासतों में यहाँ के दूध की वक्त पर डिलीवरी हो, इसके लिए अभी तक टैंकर या फिर मिल्क ट्रेन्स का सहारा लिया जाता था। लेकिन इसमें भी चैलेंज कम नहीं थे। एक तो ये कि लोडिंग और अनलोडिंग में वक्त बहुत लगता था और कई बार इसमें दूध भी खराब हो जाता था। इस मसले को हल करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नया तजर्बा किया। रेलवे ने पालनपुर से न्यू रेवाड़ी तक ट्रक ऑन ट्रैक की सहूलत शुरू की। इसमें दूध के ट्रकों को सीधे ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी दिक्कत इससे दूर हुई है। ट्रक ऑन ट्रैक सहूलत के नतीजे बहुत इत्मीनान बख्श रहे हैं। पहले जिस दूध को पहुंचाने में 30 घंटे लग जाते थे, वो अब आधे से भी कम वक्त में पहुंच रहा है। इससे जहां ईंधन से होने वाली आलूदगी थमी है, वहीं ईंधन का खर्च भी बच रहा है। इससे बहुत बड़ा फायदा ट्रकों के ड्राइवरों को भी हुआ है। उनकी जिंदगी आसान बनी है। साथियों, कलेक्टिव एफर्ट्स से आज हमारी डेयरीज भी जदीद सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। बनास डेयरी ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के समत में भी किस तरह से कदम आगे बढ़ाया है, इसका पता सीड बॉल शजरकारी मुहिम से चलता है। वाराणसी मिल्क यूनियन हमारे डेयरी फार्मर्स की आमदनी बढ़ाने के लिए मैन्योर मैनेजमेंट पर काम कर रही है। केरला की मालाबार मिल्क यूनियन डेयरी की कोशिश भी बेहद अनोखी है। ये जानवरों की बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार करने में मसरूफ है। साथियों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेयरी को अपनाकर इसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा में डेयरी फार्म चला रहे अमनप्रीत सिंह के बारे में भी आपको ज़रूर जानना चाहिए। उन्होंने डेयरी के साथ बायोगैस पर भी फोकस किया और 2 बायोगैस प्लांट्स लगाए। इससे बिजली पर होने वाला उनका खर्च करीब 70% कम हुआ है। उनकी कोशिश मुल्क भर के डेयरी फार्मर्स को तरगीब देने वाली है। आज कई बड़ी डेयरीज बायोगैस पर फोकस कर रही हैं। इस तरह के कम्युनिटी ड्राइवन वैल्यू एडिशन बहुत पुरजोश करने वाले हैं। मुझे यकीन है कि मुल्क भर में इस तरह के ट्रेंड्स लगातार जारी रहेंगे। मेरे अहले खाना,
मन की बात में आज बस इतना ही। अब त्योहारों का मौसम भी आ ही गया है। आप सभी को रक्षाबंधन की भी पेशगी नेक ख्वाहिशात। त्यौहार के जश्न के वक्त हमें वोकल फॉर लोकल के उसूल को भी याद रखना है। आत्मनिर्भर भारत ये मुहिम हर अहले वतन की अपनी मुहिम है, और जब त्यौहार का माहौल है तो हमें अपनी अकीदत के मकामात और उसके आसपास के इलाके को साफ सुथरा तो रखना ही है, लेकिन हमेशा के लिए। अगली बार आपसे फिर मन की बात होगी, कुछ नए मौज़ूआत के साथ मिलेंगे। हम अहले वतन की कुछ नई कोशिशों की, उनकी कामयाबी की जी भर कर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।